Hello everyone, welcome to my channel PSD Guruji. This is Rahul Mamgai once again. Today I am going to explain you chapter 10 of class 11th, which is training and doping in sports. खेलकूद में प्रशिक्षण एवं डोपिंग। सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि इसमें हमें कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, concept and classification of doping, prohibited substances and their side effects. First of all, sports training. What is training? Training means the process of preparation for some task. किसी भी टास्क का जो तैयारी है, जो तैयारी की प्रक्रिया है, उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। मैट विजू 1981 कहते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग is the basic form of preparation of a sportsman. खेल प्रशिक्षण एक खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप है। या फिर हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि किसी खेल अथवा प्रतियोगिता में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल प्रशिक्षण कहा जाता है। इसी कड़ी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्समैन फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। ये एक तरीके की शैक्षणिक प्रक्रिया होती है जो कि कुछ वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है और इसका लक्ष्य यह होता है कि किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का, खिलाड़ी का जो प्रदर्शन है वो प्रतियोगिता में उच्च स्तर का रहे, तो वही खेलों में प्रशिक्षण या स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, निरंतरता का यह सिद्धांत है जिसमें कि यह बताया गया है कि जो ट्रेनिंग है वो निरंतर चलनी चाहिए। यदि अगर ट्रेनिंग ब्रेक होती है तो इसमें जो रिदम होता है एथलीट का, जो खिलाड़ी है उसका रिदम होता है वो ब्रेक होता है और फिर वह उच्च स्तर तक या उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता जिस स्तर तक उसे पहुंचना चाहिए, या उसमें ज्यादा टाइम लगता है, समय व्यर्थ होता है। तो कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड और क्रिटिकल ट्रेनिंग लोड भी इसे कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड कहता है कि यदि हम एथलीट को नॉर्मल लोड पे ट्रेन करते हैं, हमेशा रोज हम उसे नॉर्मल लोड पे ट्रेन करते हैं जितना वो नॉर्मल बियर कर सकता है, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल लोड से थोड़ा सा ज्यादा, जो ओवरलोड जिसे हम कहते हैं, उस लोड पर हमको ट्रेनी को ट्रेन करना होगा, उसको ट्रेनिंग देनी होगी ओवरलोड पर। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड, अतिभार का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, कैपेसिटी में, स्ट्रेंथ में, जीन्स, बनावट, शेप, साइज, स्ट्रेंथ, इन सभी प्रकार की क्षमताओं में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, अलग है। तो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी व्यक्ति की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए बनाई जानी चाहिए, मॉडिफाई की जानी चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का यहाँ पे मतलब है कि जो लोड है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। जो ओवरलोड की हम बात कर रहे थे दूसरे सिद्धांत में, प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड में, तो यहाँ पे जो प्रोग्रेशन की बात की जाती है, तो जो ओवरलोड हम दे रहे हैं एथलीट को, उसका एक सही अनुपात होना चाहिए, उसका एक सही रेशियो होना चाहिए और वो धीरे 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 बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। अगर हम इसको एक साथ जल्दी बढ़ा देंगे तो इससे इंजरी हो सकती है, और बहुत स्लो करते हैं तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी,
स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग हमेशा स्पेसिफिक होनी चाहिए, रिलेटेड टू पार्टिकुलर दैट गेम। वो उस गेम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रेसलर्स को क्रिकेट की या क्रिकेटर्स की ड्रिल करवा दें या ट्रेनिंग करवा दें, और क्रिकेटर्स को रेसलर की ट्रेनिंग करवा दें। तो जो प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी है वो यही कहता है कि ट्रेनिंग शुड बी स्पेसिफिक इन नेचर। नेक्स्ट वन प्रिंसिपल है द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो एथलीट है उसकी स्वेच्छापूर्ण भागीदारी होनी चाहिए ट्रेनिंग में। यदि वो स्वेच्छा से खुशी खुशी कोई काम करता है तो उसके रिजल्ट बेहतर देखने को मिलते हैं। एक कहावत भी है कि हम किसी भी घोड़े को तालाब तक तो लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार उसी पर आधारित यह प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट वन है इंटरवल प्रिंसिपल। इंटरवल प्रिंसिपल जो है वो लोड और रिकवरी पर आधारित है। इंटरवल का मतलब है कि लोड और रिकवरी में एक इंटरवल होना चाहिए। हमेशा हम उसे लोड देते जाएंगे एथलीट को तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसको रिकवरी के लिए भी एक एडिक्वेट सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए, जो कि एक्टिव रिकवरी होती है। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी कहता है कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम है वो विविधताओं से भरा हुआ होना चाहिए। उसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ड्रिल्स होनी चाहिए। एक जैसी ड्रिल होंगी, एक जैसा पैटर्न होगा। तो इसमें क्या है कि जो एथलीट है एवं जो कोच है वो दोनों बोर्डम के शिकार हो जाएंगे, दोनों इंटरेस्ट खो देंगे, दोनों का मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा, और जो एथलीट है जिस स्तर तक उसे पहुंचना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए हमेशा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो वैरायटी से भरा हुआ हो, विविधताओं से भरा हुआ हो। नेक्स्ट वन मेजर हेडिंग है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। सबसे पहले ये देख लेते हैं डोपिंग होती क्या है। When an athlete used banned substances or method to improve performance in sports, it is called doping. कोई भी एथलीट है यदि वह प्रतिबंधित पदार्थों और विधियों का प्रयोग करता है फॉर द सेक टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए खेलों में, तो वह डोपिंग कहलाता है। According to IOC, doping is the use of any method or substance that might harm the athlete in a quest to gain an unfair advantage over his or fellow competitors. IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहती है कि डोपिंग इज द यूज ऑफ एनी मेथड, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी ऐसा मेथड, कोई भी ऐसी विधि या कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट माइट हार्म द एथलीट, जो कि एथलीट को हार्म कर सकता है, इन अ क्वेस्ट टू गेन, सिर्फ इसकी तलाश में कि उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलेगा ओवर हिज और फेलो कंपिटिटर्स, उसके प्रतिद्वंदियों के ऊपर, तो वो डोपिंग कहलाता है। इसी कड़ी में अकॉर्डिंग टू वाडा, वाडा का फुल फॉर्म है W फॉर वर्ल्ड, A फॉर एंटी, D फॉर डोपिंग, A फॉर एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे रूल्स हैं, अगर उनका कोई वायोलेशन करता है, उनको कोई ब्रेक करता है, तो वो डोपिंग की श्रेणी में आएगा। तो फर्स्ट वन है इसमें प्रेजेंस ऑफ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस इन एन एथलीट सैंपल। अगर किसी भी एथलीट के खिलाड़ी के शरीर में किसी भी प्रतिबंधित पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है तो वो डोपिंग की श्रेणी में आएगा। सेकंड वन है यूज और अटेम्प्टेड यूज ऑफ अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, प्रयोग करते हुए पाया जाना, वो भी डोपिंग की श्रेणी में आएगा। थर्ड वन है रिफ्यूजिंग टू सबमिट टू सैंपल कलेक्शन आफ्टर बीइंग नोटिफाइड, आदेश के बाद सैंपल जमा करने से इनकार करना। नोटिफाई किया है आपको वाडा ने, और उसके बाद भी कोई एथलीट मना कर देता है, इनकार कर देता है सैंपल देने से, तो वो भी डोपिंग की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट वन है टेम्परिंग विद एनी पार्ट ऑफ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस, डोपिंग नियंत्रण कार्यवाही में बाधा पहुंचाना, ये भी डोपिंग की श्रेणी में आएगा।
ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड, प्रतिबंधित पदार्थों का व्यापार करना या विधियों का व्यापार करना जो प्रतिबंधित है वो भी डोपिंग की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में बात करते हैं टाइप्स ऑफ डोपिंग। डोपिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, परफॉर्मेंस इनहांसिंग सब्सटेंसेस जो प्रदर्शन सुधारने में मददगार है। ऐसे पदार्थ, फिजिकल मेथड्स शारीरिक विधियां, सोशल ड्रग्स सामाजिक ड्रग्स। परफॉर्मेंस इनहांसिंग सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला है स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट का मतलब होता है उत्तेजक। उत्तेजक क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में ये फिजिकली और मेंटली अलर्टनेस को इनहेंस करते हैं और रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करते हैं, फीलिंग ऑफ फटीग को रिमूव करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जो एग्रेसिवनेस है, जो आक्रामक व्यवहार है, उसको ये इनहेंस करते हैं, बढ़ावा देते हैं। एम्फेटामाइंस, कोकीन, एफेड्राइन ये कॉमनली नोन स्टिमुलेंट्स हैं जिनको कि एथलीट्स द्वारा यूज किया जाता है। इनको ओरली, नसाल स्प्रे और इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। सेकंड वन है बीटा टू अगोनिस्ट। बीटा टू अगोनिस्ट क्या है, ये एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि मेडिकली अस्थमा को ट्रीट करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनसे जो एयरवेज है, जो पाथवेज है एयर के, जिनसे सांस जो ऑक्सीजन है या जो एयर है वो लंग्स तक जाती है, उसके ये एयरवेज को वाइड कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, जिससे कि मोर ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है और जो ब्लड है वो मोर ऑक्सीजन को कैच करता है, और जिससे कि जो एनर्जी है उसको, जो न्यूट्रिएंट्स थे उसको बर्न होने में मदद करता है ऑक्सीजन, और जिससे कि बॉडी को एनर्जी मिलती है, और इसे लॉन्ग ड्यूरेशन के जो एथलीट एक्टिविटीज करने वाले एथलीट हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स बेसिकली पेन किलर्स होते हैं और इनको इंड्योरेंस जो एक्टिविटीज करने वाले एथलीट होते हैं, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मैराथन हो गया, क्रॉस कंट्री, वॉक रेस, 20 किलोमीटर, 10,000 मीटर, इस तरीके से जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटीज करते हैं उन एथलीटों द्वारा नार्कोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा भी जो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस है, जो फीलिंग ऑफ फटीग है, उसको ये रिमूव कर देता है, और इनमें कॉमनली मॉर्फिन, ओपियम, हेरोइन, कोकीन एसेट्रा ये माने जाने नार्कोटिक्स है। इसके बाद में बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड की। ये आजकल बहुत देखने को मिलता है, इस जनरेशन में बहुत देखने को मिलता है, जिम में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। जो भी बल्कि बॉडी लेके आते हैं ज्यादातर एनाबॉलिक स्टेरॉइड के शिकार होते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में ये सब कर देते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। और जो ट्रेनर आपको कहता है या किसी व्यक्ति को कहता है कि 1 महीने में वो उनकी अच्छी ग्रोथ कर लेगा मसल्स की, तो उसके पीछे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का हाथ है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड करते क्या है, ये मसल्स की ग्रोथ को बहुत रैपिड कर देते हैं, बहुत फास्ट कर देते हैं, और हार्ड ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट करते हैं, रिकवरी रैपिड करते हैं। इस तरीके से एनाबॉलिक स्टेरॉइड काम करते हैं बॉडी पे। और जब किसी व्यक्ति का मसल्स का साइज इनहेंस होगा, मसल का साइज बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो उससे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसे स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं उसे फायदा मिलेगा, वो हेल्पफुल रहेगा। तो ड्रोस्टानोलोन, ऑक्जेंड्रोलोन एंड मेटेनोलोन आर कॉमनली एनाबॉलिक स्टेरॉइड। ये 3 प्रकार के स्टेरॉइड हैं जो कि कॉमनली जाने जाते हैं। डायरेटिक्स। डायरेटिक्स क्या है, डायरेटिक्स जो भी व्यक्ति इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेटिक्स जो है वो बॉडी से फ्लूइड को रिमूव कर देता है, वाटर को रिमूव कर देता है, जिससे कि भारी मात्रा में वेट लॉस देखने को शरीर में मिलता है। और इस प्रकार के जो डोपिंग है वो बॉक्सर, वेट लिफ्टर, रेसलर ये लोग ज्यादा करते हैं, जहाँ पे वेट कैटेगरी में लड़ना होता है। जैसे कि किसी बॉक्सर का वेट 60 kg है, 60 kg है, और उसको 55 kg में लड़ना है, तो वो डायरेटिक्स का प्रयोग करके अपने को 55 kg में ले आता है और अपनी बाउट को लड़ता है। बीटा ब्लॉकर्स, जस्ट अपोजिट टू बीटा टू अगोनिस्ट। बीटा टू अगोनिस्ट क्या कर रहे थे, जो पाथवेज था उसको फैला दे रहे थे, ओपन कर दे रहे थे, वाइडन कर दे रहे थे, और मोर ऑक्सीजन इनटेक करने में मदद कर रहे थे। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, ये ब्लॉक करते हैं, ये ब्लड प्रेशर को भी
लो करते हैं, हार्ट रेट को लो करते हैं, ताकि जो एथलीट है उसके शरीर में कंपन ना हो पाए। और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनका इस्तेमाल शूटर्स, जो निशानेबाज हैं, आर्चर्स, जो आर्चरी तीरंदाजी करते हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलता है। बीटा ब्लॉकर्स माइट बी यूज्ड टू स्लो द हार्ट रेट एंड स्टडी द नर्व्स, नर्व्स को भी ये स्लो करते हैं, तो उससे निशाना लगाने में फायदा मिलता है शूटर्स और आर्चर्स को। नेक्स्ट वन है पेप्टाइड हार्मोन्स। हमारी बॉडी में अनेक प्रकार की ग्लैंड्स हैं जहाँ से कि बहुत सारे हार्मोन्स, अलग अलग तरीके के हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो कि रेड ब्लड सेल्स के काउंट्स को बढ़ा देता है, और रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, मोर ऑक्सीजन को बाइंड करके हमारी बॉडी के सेल्स तक लेके जाता है, और उससे हेल्प मिलती है कुछ भी काम करने में या लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करने में, क्योंकि ऑक्सीजन जितना बॉडी को मिलेगा, सेल्स को मिलेगा, वो उतना ज्यादा एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो इसमें एरिथ्रोपोइटिन नामक जो हार्मोन है, ये किडनी से सीक्रेट होता है, और ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के नंबर्स को बढ़ा देता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं और इंसुलिन है। तो जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हार्मोन्स थे उनकी जो प्रोडक्शन था उसके अमाउंट को ही बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से पेप्टाइड हार्मोन्स का प्रयोग बाहर से किया जाता है इंजेक्शन के रूप में। नेक्स्ट वन है फिजिकल मेथड्स। कौन सी ऐसी विधियां हैं, शारीरिक विधियां, जिनके द्वारा डोपिंग की जाती है। एक है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग क्या है, इसमें दो प्रकार के ब्लड डोपिंग होती है। एक होता है ऑटोलोगस, इसके बारे में बात करते हैं। ब्लड डोपिंग सबसे पहले क्या है कि एक एथलीट द्वारा अपने ही ब्लड को कुछ यूनिट, जैसे कि 1 या 2 यूनिट ब्लड को निकाल दिया जाता है और उसको प्रिजर्व रखा जाता है, जैसे कि ब्लड बैंक में रखा जाता है। और कंपटीशन आने से 1 हफ्ते पहले वो ब्लड को निकाल के जो प्रिजर्व रखा गया था उसको फिर से अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, वो कहलाता है ब्लड डोपिंग। इससे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जिससे कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में हेल्प होती है। तो इसको कहते हैं ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग, जिसमें स्वयं का ब्लड निकाल के स्वयं में इंजेक्ट किया, वो कहलाया ऑटोलॉगस ब्लड डोपिंग। इसी के बाद एक होता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग, जब किसी दूसरे एथलीट का, सेम ब्लड ग्रुप के दूसरे एथलीट का ब्लड निकाल के किसी पहले वाले व्यक्ति में इंजेक्ट किया जाए, तो वो कहलाता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। सेकंड वन है जीन डोपिंग। जीन जेनेटिक्स जो है, जो कि हर एक पैतृकता से किसी संतान में जाते हैं, तो उनमें मैनिपुलेशन करके स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को आजकल इनहेंस किया जा रहा है। तो ये जीन थेरेपी पे डिपेंड करता है, इस प्रकार से भी डोपिंग की जाती है। सोशल ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है निकोटीन, निकोटाइन भी कहता है। दे आर एडिक्टिव एंड फाउंड इन सिगरेट, सिगार एंड तंबाकू। सिगरेट, सिगार, तंबाकू में देखने को मिलता है, तंबाकू में देखने को मिलता है निकोटीन। और ये लंग्स और हार्ट के डिजीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है, और इससे कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अल्कोहल कंसंट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को रिड्यूस करता है, और लीवर और किडनी के डैमेज को बढ़ाता है। लीवर की एक समस्या है सिरोसिस, ये उसमें भी लीवर को खराब करने में सहायक होता है अल्कोहल। कैनाबीज, दे ऑल्सो अफेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन पावर। ये एकाग्रता और जो कोऑर्डिनेशन है, जो सामंजस्य है, उसको रिड्यूस करता है। लंग्स की कैपेसिटी को रिड्यूस करता है, स्टेमिना को रिड्यूस करता है। हार्ट के डिजीज और लंग्स कैंसर होने में इसका बहुत बड़ा हाथ है कैनाबीज का। कैफीन, कॉफी, चॉकलेट, एनर्जी ड्रिंक में कैफीन देखने को मिलता है। ये माइल्ड स्टिमुलेंट्स होते हैं, मतलब अलर्टनेस तो ये बढ़ाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे कि आपने कई लोगों को सुना होगा कि जो रात को बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं वो कॉफी का सेवन करते हैं, तो उससे क्या है, वो अलर्टनेस बढ़ जाती है। तो कई बार टायर्डनेस फील नहीं होती, जैसे चाय पीने के बाद में टायर्डनेस कई बार फील नहीं होती है, या फिर हेडेक में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इवन कि जो कोका कोला, पेप्सी, जो भी थम्स अप, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें भी लिखा होता है कैफीन कंटेन्स। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों polluted सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। तो ये वही है जो हमने डिस्कस किए थे अभी प्रीवियस स्लाइड्स में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, पेप्टाइड हार्मोन्स, बेटा 2 अगोनिस्ट, डायरोटिक्स, ब्लड डोपिंग, जीन डोपिंग, स्टिमुलेंट्स, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स, हैशिश एंड मारिजुआना। मारिजुआना
नहीं, मारुआना इसको पढ़ते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, दे आर यूज मेनली इन रिलीविंग पेन, ये पेन रिलीवर्स होते हैं। अल्कोहल, बीटा ब्लॉकर्स। तो इतने जो ये लिस्ट है प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है। अब इनके साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन, कार्डियक प्रॉब्लम्स, वेरिड हार्ट बीट, मतलब अरिदमिया, जिसमें कि हार्ट बीट जो है वो एक वेरी करती है, एक जैसी नहीं रहती, उसे अरिदमिया भी कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अनेकों प्रकार की बीमारियां देखने को मिलती हैं हृदय से संबंधित। अफेक्ट किडनी एंड लीवर, किडनी और लीवर को ये अफेक्ट करते हैं, फेल भी कर देते हैं कई बार किडनी को। अडेक्टिव इफेक्ट्स, बच्चों में या जो एथलीट होते हैं उनमें ये लत लग जाती है, जो ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, जो नशीले पदार्थ हैं उनकी। अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर, एग्रेशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, डिजीनेस, हेडेक, लॉस ऑफ न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्सेज, नौशिया फीलिंग, नर्वसनेस, हाई एंजाइटी, इंसोमिनिया, डिप्रेशन एसेट्रा। इतने तरीके के अनबैलेंस या इम्बैलेंस देखने को शरीर में मिलते हैं। आपने एक किस्सा सुना होगा अगर, कि माइक टाइसन ने बाउट लड़ते लड़ते अपने अपोनेंट का कान जो है वो चबा लिया था। तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल बिहेवियर, अनबैलेंस साइकोलॉजिकल बिहेवियर है। मस्कुलेचर बॉडी, एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो है वो बहुत ही घातक होते हैं शरीर के लिए, और अगर कोई फीमेल इनका प्रयोग करती है तो वो एक तो मेल की तरह दिखने लगेंगी, उनकी वॉइस मेल की तरह हो जाएगी, बियर्ड और जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो होने लगती है, और जो मेल्स हैं उनमें लॉस ऑफ हेयर होता है, जो फेशियल हेयर है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगते हैं। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के बहुत ज्यादा घातक यहाँ पे परिणाम देखने को मिलते हैं। हार्ट डिजीज भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नर्व्स की दिक्कत हो सकती है, मसल्स में पेन हो सकता है। इस प्रकार की अनेकों प्रॉब्लम्स एनाबॉलिक स्टेरॉइड से हो सकती है। नेक्स्ट वन है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, वेरिएशंस हो सकता है, डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है डायरेटिक्स का प्रयोग करने से, और डिहाइड्रेशन, क्रैम्प्स, पेन इन मसल्स, हीट स्ट्रोक, हाई टेम्परेचर इनको लीड करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कफिंग हो सकती है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे या जो छोटे बच्चे या एथलीट जिनको नशीले पदार्थों के सेवन की आदत हो जाती है, तो एक ही सिरिंज को 10-10 बच्चे यूज करते हैं। तो वो सिरिंज भी ऐसा नहीं होता कि वो नई लेके आए, वो कहीं उठाई पड़ी, गिरी हुई मिल गई, उठा लिया। तो उससे जो है एड्स और हेपेटाइटिस बी एंड सी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, या एक दूसरे से ही इन्फेक्शन फैलने के अत्यधिक मात्रा में चांसेस होते हैं। लास्ट लास्ट वन, सेम एंड रेपेंटेंस। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एथलीट है, जो अगर उसका नामी गिनामी एथलीट है, अगर वो पकड़ा जाता है डोपिंग में या ड्रग्स लेते हुए, तो सबसे पहले एथलीट की बदनामी है, कोच की बदनामी है, एसोसिएशन जो उनको खिला रहा है उसकी बदनामी है, फेडरेशन की बदनामी है, और सबसे बड़ी बात उसके कंट्री के लिए ये सबसे बड़ी बदनामी की बात है। और आपने देखा होगा WWE सुपरस्टार उमागा है, एडी गुरारो है, क्रिस बेनॉइड थे, ये सभी जो ये सब्सटेंस है, जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस है, इनकी बॉडी में इसकी इनकी उपस्थिति पाई गई है, और ये उसके बाद में हार्ट अटैक से इनको इनके ये डेथ कर गए हैं, एक्सपायर कर गए हैं, और आज इस दुनिया में नहीं है। तो इन सभी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस को लेने से पहले आप एक बार जरूर अपने माता पिता को पूछ लें, अपने कोच को पूछ लें कि ये सही है या नहीं है, किस तरीके से हमें इनका इस्तेमाल करना है, नहीं करना है, इसका बेशक ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। Educating the mind without educating the heart is no education at all. Thank you for your precious attention. Thank you so much.